मैनुअल प्रेस कर दूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हम बातें कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में। हमने एक एक करके एक एक रूलर्स के बारे में आपको बताया था। हम बता रहे थे इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने क्या है, यल्दोज को डिफीट किया, और मोस्टली जो वहाँ पे एमिर्स या नोबल्स थे उनको जो है डिफीट करने के बाद में जो मिलिट्री वेसल यानी सैनिक जागीरदार थी उनको अपने कंट्रोल में लिया। अब रह जाते हैं कुबाचा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम कुबाचा। ये जो है थर्ड स्लेव ऑफ ऐबक में से थे कुबाचा, ठीक है। तो कुबाचा जो थे, कुबाचा 1228 एडी में कुबाचा पर जो है इन्वेड किया इल्तुतमिश ने। 1228 एडी यानी जिनको हम ईस्वी बोलते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश इन्वेडेड देन, इल्तुतमिश इन्वेडेड देन, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने उन पर इन्वेड किया। एक्चुअली कुबाचा जो रूलर थे वो इंडस वैली जो थी आपकी, इंडस वैली में मुल्तान के आसपास का जो इलाका था वो कुबाचा के कंट्रोल में आता था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये जो कुबाचा है ये कंट्रोल में रखते थे इंडस वैली, इंडस वैली रीजन, ठीक है। तो जैसे ही इल्तुतमिश ने इन पर इन्वेड किया तो ये जो रीजन है आपका, इसको इल्तुतमिश ने टेक ओवर किया, ठीक है। जैसे ही ये टेक ओवर करते हैं इल्तुतमिश यहाँ से, तो होल पंजाब जो है, पंजाब का जो कंप्लीटली रीजन है वो इल्तुतमिश के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो ही डिफीटेड टू कुबाचा and annex the large part of पंजाब, ठीक है। यानी पंजाब का एक मैक्सिमम पार्ट जो है इल्तुतमिश द्वारा क्या कर लिया गया, टेक ओवर कर लिया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक ये जो है सैन्य टुकड़ी के अंदर एक गठन करते हैं जिसको हम कोर्प्स 40 बोलते हैं। उसमें जो है ये अपने विश्वास पात्र लोगों को रखते हैं, ठीक है। तो जो कोर्प्स 40 है उसके बारे में बता रहा हूं, कॉर्प्स ऑफ 40, ठीक है। कॉर्प्स ऑफ 40 क्या होता है, क्या होता है कॉर्प्स ऑफ 40? दोनों कॉर्प्स ऑफ 40 के बारे में जानते हैं क्या होता है? मैं बताता हूं क्या होता है। कॉर्प्स ऑफ 40 को हम जो है चालीसा दल भी बोलते हैं, ठीक है। ये चालीसा दल क्या था कि बेस्ट 40 मेंबर्स, यानी जो बेस्ट 40 मेंबर्स थे इसके अंदर, ठीक है, जिनमें जो है उस टाइम के जो नोबेल्स या जिनको हम अमीर्स बोलते हैं, अमीर्स जिनको हम अमीर भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये उस टाइम के जो बेस्ट सिविल सर्वेंट थे वो इनमें इन्होंने रखे अपने, और इसको नाम दिया कॉर्प्स ऑफ 40 या चालीसा दल। तो आगे चलते हैं। चालीसा दल क्या था? ये जो 40 जो मेंबर्स थे ये सभी जो है ना टर्किक नोबल थे, टर्किक नोबल्स यानी तुर्की अमीर थे, ऐसा मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये थे तुर्की अमीर जो इल्तुतमिश को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में उसकी हेल्प करते थे और उसको सजेशन प्रदान करते थे। ये कार्य था कॉर्प्स ऑफ 40 का, ठीक है। इसमें ऐसा ही नहीं केवल टर्किक अमीर थे, कुछ जो है स्लेव भी थे, स्लेव माने कि गुलाम भी थे, जो अच्छे कार्य करने वाले गुलाम थे वो भी इसमें रखे गए थे, और इनका जो हित होता था वो कंप्लीटली सुल्तान ऑफ दिल्ली के प्रति होता था। यानी ये जो है ना सुल्तान ऑफ दिल्ली के प्रति कार्य करते थे, यानी एज पर द विशेज ऑफ इल्तुतमिश, लिख देता हूं, एज पर द
विसेज ऑफ इल्तुतमिश, राइट। इल्तुतमिश कौन था? सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी जितने भी आगे सुल्तान ऑफ दिल्ली हैं सभी के लिए ये उसी की इच्छा अनुसार कार्य करते थे, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद जो भी नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का जो भी किंग होगा तो उसके अधीन इनका कार्य करना इनकी ड्यूटी थी। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके इल्तुतमिश जो है पहले ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने अपने आप को ऑथराइज्ड करवाया था जो खलीफा हैं बगदाद के उनसे, ठीक है। तो इसने पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्टिफिकेट लिया था खलीफा से, ठीक है, मुस्लिम शासक होने का, यानी इंडिया के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम शासक होने का और राज चलाने की अनुमति पहली बार किसी अगर सुल्तान को मिली है तो वो हैं आपके इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा आगे हो। तो आपके जो कैलिफ्स ऑफ बगदाद हैं, बगदाद यानी इनको बोलते हैं बगदाद के खलीफा। बगदाद के खलीफा। पहले हम समझेंगे कि खलीफा ही क्या होता है। एक्चुअली जो खलीफा का ये पद है ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो मुस्लिम जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग शासन करते हैं वो सभी को रिप्रेजेंट करता है खलीफ्स ऑफ बगदाद, यानी बगदाद का खलीफा। बगदाद का खलीफा जिस शासक को ऑथराइज करता था वही एक्चुअली में मुस्लिम साम्राज्य का रूलर माना जाता था, ठीक है। यानी जो शासक अपने शासन का आधार यानी बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुरान को मानता था उसी को जो है ये खलीफा ऑफ बगदाद ऑथराइज्ड करते थे अपनी तरफ से। चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये जो कैलिफ्स ऑफ बगदाद है इन्होंने रिकॉग्निशन दिया, कैलिफ्स यानी खलीफा का प्रमाण पत्र, खलीफा का प्रमाण पत्र, ठीक है। तो खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश वाज गेन द कैलिफ्स अथॉरिटी रिकॉग्निशन बाय खलीफा ऑफ बगदाद। तो ये कब मिला था? ये मिला था आपको इल्तुतमिश को फरवरी 1229 में, ठीक है। ये सर्टिफिकेट दिया गया एक टाइप का, ठीक है। जब ये सर्टिफिकेट किसी भी रूलर को मिलता है चाहे उसमें इल्तुतमिश हो या अगर भी और भी इनकी जो है सत्ताएं थी स्पेन वगैरह में वहां भी ये दिया जाता था। तो जो सर्टिफिकेट है ये आपका इसमें एक टाइटल दिया जाता था, ठीक है। वो टाइटल क्या होता था? वो होता था सुल्तान आजम का टाइटल, ठीक है। तो टाइटल मिलता था सुल्तान आजम, ठीक है। और ये इल्तुतमिश को दिया गया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो है उनको जो है खिलहत होता है, खिलहत लाइक ए ड्रेस जो आपके मुस्लिम किंग्स के लिए जो है एक ड्रेस इन्होंने डिजाइन की थी उसको खिलहत बोलते हैं। तो साथ ही इनको क्या दिया गया? खिलहत, इफेक्ट है, ठीक है। खिलहत ये एक ड्रेस होती थी जो खलीफा की तरफ से दी गई, ठीक है। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है आपका, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वो जो है पहला मुस्लिम रूलर कौन है जिसको बगदाद के खलीफा की तरफ से प्रमाण पत्र दिया गया, तो देन आपको आंसर देना है इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया हु वाज गेन द सर्टिफिकेट ऑफ खलीफ्स ऑफ बगदाद, राइट। तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें, एक बुक है आपकी तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, ठीक है। ये मैंने कई बार जिक्र किया है। इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है। ऑथर कौन है इसके? ऑथर है मिनहाज उस सिराज, ठीक है। ऑथर कौन है? मिनहाज उस सिराज,
तो ये जो ऑथर है मिनहाज उस सिराज, ठीक है, ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम ऑथर मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में रहते थे, तो अब आपको आंसर देना है वो किंग इल्तुतमिश के या सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। अगर हम बात तबकात ए नासरी की करें तो तबकात ए नासरी जो है आपकी प्री मेडिवल इंडिया, प्री मेडिवल इंडिया यानी पूर्व मध्यकालीन भारत की अधिकांश जानकारी हमको तबकात ए नासरी से ही मिलती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। यानी प्री मेडिवल इंडिया की मैक्सिमम जानकारी हमको तबकात ए नासरी से मिलती है। तो उसके बाद हम चलते हैं, होता क्या है कि ईयर होता है 1236 यानी 1236 एडी में आते आते क्या होता है, इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश वाज डाइड, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश, अब हम थोड़ा सा जानकारी इल्तुतमिश के बारे में लेंगे कि इन्होंने इनकी दो जो है वाइफ्स थी, ठीक है, एक वाइफ्स थी आपकी तुर्कान खातून जो मैंने बताया था, ठीक है। तुर्कान खातून कौन थी, ऐबक्स की, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी डॉटर थी। यहां पे लेते हैं, ठीक है। एक वाइफ थी इनकी तुर्कान खातून, जो फर्स्ट वाइफ थी इनकी, ठीक है, तुर्कान खातून, ठीक है। तो इनको एक सिंगल चाइल्ड था, ओनली सिंगल चाइल्ड, ठीक है, जो थी रजिया सुल्ताना की, ठीक है। तो ऐसे कहें कि जो इल्तुतमिश थे उनकी जो फर्स्ट चाइल्ड था वो रजिया सुल्तान थी, और ये जो है ना सबसे बड़ी बेटी थी इनकी, मतलब सभी बच्चों में सबसे बड़ी थी रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि अपनी मृत्यु से पहले अपना सक्सेसर जो है डिक्लेयर किया था रजिया सुल्तान को कि मेरे बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो रजिया सुल्तान होगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि रजिया सुल्तान अपने पिताजी जो थे उनके इल्तुतमिश, उनके साथ जो है शासन प्रशासन में जो है हाथ बटाती थी और इनको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने एक शादी की थी एक जो है दासी से, ठीक है, जिनका नाम था, एक दासी से शादी की थी जिनका नाम था शाह तुर्कान, ठीक है। और इनसे जो है एक पुत्र हुआ था रुकनुद्दीन फिरोज, राइट, एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। यहां हम बातों को थोड़ा समझेंगे। तो हुआ क्या कि जो रुकनुद्दीन फिरोज को जैसे इनकी मृत्यु होती है तो रुकनुद्दीन फिरोज को क्या करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के नोबेल्स होते हैं, नोबेल्स या अमीर या एमिर्स जिनको बोलते हैं ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये रुकनुद्दीन फिरोज को नेक्स्ट सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। रजिया को क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये नोबल्स थे इनका मानना था कि कोई भी फीमेल्स जो है दिल्ली जैसे बड़े एम्पायर की शासिका नहीं हो सकती है, इसलिए इन्होंने इनके लड़के को बना दिया। इनकी जो ये माता जी थी शाह तुर्कान, ठीक है, तो ये जो है ना बड़ी ऐसा माना जाता है कि बहुत ही ब्रूटल यानी क्रूर व निर्दयी टाइप की थी, ठीक है। इन्होंने जो है अब एक्चुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शाह तुर्कान ही चला रही थी, न कि रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। तो हुआ क्या कि दिल्ली की जो प्रजा थी वो इनसे इतना परेशान हुई कि वो विद्रोह पे उतर आई, ठीक है। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया आपका रजिया सुल्तान ने, ठीक है। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि इसका फायदा उठाकर ये जो है महल से बाहर निकली और आम पब्लिक के बीच में बैठी और लाल कपड़ा पहनकर इन्होंने न्याय मांगा। तो पब्लिक जो थी वो रेबल हो गई, विद्रोह किया उन्होंने, और इन्होंने जो ये आपके रुकनुद्दीन फिरोज हैं इनको सियासत से हटा दिया, और नेक्स्ट अब जो आपकी सुल्तान होंगी, सुल्तान ऑफ दिल्ली होंगी,
वो रजिया सुल्तान होंगी। ठीक है, सुल्तान ऑफ दिल्ली। राइट, तो ये कहानी मैंने बताई है। अब हम जो पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट जो सुल्तान होंगी वो होंगी आपकी रजिया सुल्तान। चलते हैं जी, नेक्स्ट है आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान लिख देते हैं, रजिया सुल्तान। तो जो रजिया सुल्तान है आपकी, मैंने बताया था कि ये पब्लिक का इन्होंने फायदा उठाया और पब्लिक ने इनको नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली बना दिया। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो रजिया सुल्तान है वो पहली ऐसी शासिका हैं जिनको पब्लिक ने चुना था। यानी यहाँ पे थोड़ा सा जो है मेडिवल इंडिया के अंदर यानी दिल्ली सल्तनत के अंदर हमको थोड़ा सा डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी होता ही यही है जिसमें राजा जो है प्रजा स्वयं चुन सके। तो रजिया जो है यहां पे लिख देते हैं इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है, तो यहीं पे जो है क्वेश्चन बन जाता है आपका, हु वाज द दिल्ली सल्तनत किंग। ठीक है, इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है, या द किंग ऑफ दिल्ली हु वाज इलेक्टेड बाय द पब्लिक। देन आंसर है आपका रजिया सुल्तान। ये आपको ध्यान रखना है। तो रजिया सुल्तान अब बनती है, मृत्यु होती है, इल्तुतमिश की डेथ होती है 1236 में। तो इनका जो टाइम पीरियड है ये 1236 में बनती है। ठीक है, 1236 एडी में शासिका बनती है और 1240 तक जो है ये दिल्ली की शासिका रहती है। ठीक है, केवल 4 वर्ष। ठीक है, तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात है तो ये काफी एक्सपीरियंस्ड थी, अनुभव ज्यादा था। अनुभव होने के साथ साथ ये जो है पॉलिटिक्स का भी अच्छी नॉलेज थी इनको। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि रजिया सुल्तान जो है अगर ये महिला ना होती तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे जो है बेस्ट रूलर मानी जाती। ऐसा रजिया सुल्तान के बारे में माना जाता है। तो रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया जो सुल्तान है, मैंने बताया है कि फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया है, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इल्तुतमिश है। और ये जो है इनकी जो मदर थी, मदर कौन थी? तुर्कान खातून। ठीक है, और ये जो तुर्कान खातून है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी बेटी थी। ठीक है, ऐबक्स डॉटर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बता दे रहा हूं कि अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के जो नाना जी थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, पिताजी उनके इल्तुतमिश थे। तो आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो कुरदहा सिस्टम यानी पर्दा प्रथा जिसको बोलते हैं उसको त्याग दिया और इन्होंने क्या किया कि एक सुल्तान की भांति जो है फुल ड्रेस यानी जो उनका कुबा होता है जिसको कोट बोलते हैं उसको पहना और कैप को पहना और रूल को स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं रजिया लिव्ड द वेल, यानी इसको लिख देता हूं मैं पुरदहा या पर्दहा इसको बोलते हैं, यानी पर्दा का त्याग किया। ठीक है, एंड वियर ए स्पेशल ड्रेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कुबा। कुबा जो कोट होता है पहनने वाला, एंड कुल्हा। कुल्हा माने की कैप, कुल्हा। ठीक है, तो ये ध्यान रखता है, क्वेश्चन बन सकता है इस पे किसके ऊपर कि वो पहली महिला शासिका बताओ कि जिसने कुबा और कुल्हा पहनकर शासन स्टार्ट किया। तो तब भी आपको आंसर देना है रजिया सुल्तान। यही तक नहीं है, आपको अगर पूछ लिया जाए कि
मेडिवल इंडिया के अंदर पहली फर्स्ट जो है फीमेल रूलर कौन थी, तो तब भी आपको आंसर ये देना है रजिया सुल्तान, क्योंकि मेडिवल इंडिया में रजिया सुल्तान ही पहली महिला शासिका होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में एक अल्तुनिया नाम का अमीर रहता था। अल्तुनिया, नोबेल्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने रजिया सुल्तान के अगेंस्ट जो है इसने कॉन्स्पिरेसी करना प्रारंभ कर दिया, यानी एक षड्यंत्र बनाना प्रारंभ कर दिया कि कैसे रजिया सुल्तान को शासिका के पद से हटाया जाए। तो इसमें क्या किया कि जो रजिया सुल्तान है इसको अपनी साइड करने के लिए इसने क्या किया कि अल्तुनिया से शादी कर ली। तो यहां पे लिख देंगे रजिया मैरिड हिम या मैरिड टू अल्तुनिया। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये इसका हस्बैंड हुआ तो अब ये आराम से बैठ गया। तो क्या है कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रजिया ने किससे शादी की थी, तो आपको आंसर देना है रजिया ने शादी की थी अल्तुनिया से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो होता क्या है कि इनका एक और जो है वफादार होता है रजिया का। ठीक है, यहां लिख देते हैं, इनका एक वफादार होता है जो दिल्ली सल्तनत के अंदर इनके बाद जो है सेकंड पोजीशन रखता था, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, जलालुद्दीन याकूत। तो ये वफादार होता है किसका, रजिया का। तो ये ध्यान रखना है, रजिया का वफादार होता है, लिख देते हैं वफादार। ठीक है, तो जो आपका वेस्टर्न पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब के कुछ इलाकों में जो है रजिया के खिलाफ विद्रोह होना प्रारंभ हुआ। तो उसका दमन करने के लिए रजिया और उनके पति अल्तुनिया दिल्ली से बाहर निकले। जैसे ही वो दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो कुछ जो एमिर्स होते हैं वो बहराम शाह को, बहराम शाह नाम का एक और एमिर्स होता है, इसको क्या करते हैं सुल्तान नॉमिनेट कर देते हैं, नॉमिनेटेड एज ए सुल्तान। ठीक है, और ये जो जलालुद्दीन याकूत होता है इसकी क्या कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। तो किल्ड बाय नोबेल्स ऑफ दिल्ली, यानी अमीरों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, रास्ते में जब वो वापस इस बात की जब सूचना मिलती है रजिया सुल्तान को, तो वापस दिल्ली की तरफ जो है वो कूच करती है। और रास्ते में क्या होता है कि षड्यंत्र किया जाता है और रास्ते में हरियाणा का एक स्थान है कैथल, पूछ लिया जाता है खासतौर पर हरियाणा के एग्जाम में कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी, तो वो कैथल नाम की एक जगह है, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई। तो रास्ते में 1240 में कैथल के पास इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इनकी अगर डेथ की बात करें तो डेथ हुई थी इनकी 1240, जगह का नाम है कैथल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान की हत्या कहां पर हुई थी, तो आपको आंसर देना है कैथल में। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी, तो आपको आंसर देना है 1240 एडी में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1242 में जो है, सॉरी 1240 में हत्या होती है, तो 1240 में बहराम शाह जो है, बहराम शाह क्या होते हैं, सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी ये सुल्तान ऑफ दिल्ली होते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है कि एमिर्स जो होते हैं, जो अमीर होते हैं, इनकी भी हत्या कर देते हैं। तो कब करते हैं, 1242 लिख देता हूं। 1242 में बहराम शाह की भी हत्या कर दी जाती है अमीरों के द्वारा। अमीरों का रजिया के टाइम में अगर बात देखी जाए कि अमीरों का इतना ज्यादा प्रभाव था दिल्ली सल्तनत के अंदर कि उनकी मर्जी के बिना कोई सुल्तान रह ही नहीं सकता था। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो नोबल्स होते हैं बहराम शाह की हत्या कर देते हैं, तो किल्ड बाय नोबल्स, या जिनको हम अमीर बोलते हैं, अमीरों द्वारा
हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो हम बात करें फिर ये 1242 में अलाउद्दीन महमूद शाह को शासक बनाते हैं नया। 1242 में किसको बनाते हैं? 1242 में बनाते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह। ठीक है, तो 1242 में बनते हैं आपके अलाउद्दीन महमूद शाह शासक। ठीक है, उसके बाद ये 4 वर्ष तक शासन करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो है नेक्स्ट जो आते हैं हम सीधे आते हैं 1246 में। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो है शासक बनते हैं। कौन बनते हैं? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए नसीरुद्दीन महमूद की, ये ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश होते हैं, यानी इल्तुतमिश के पौत्र होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, तो 1246 में अब बनते हैं नसीरुद्दीन महमूद नए शासक बनते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चलाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। अब हम चलते हैं नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद 1246 में ये शासक बनते हैं। और इनके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1246 से लेकर 1265 तक, तो जो अनस्टेबिलिटी थी रजिया से लेकर आपकी यहां तक वो खत्म हो जाती है और ये थोड़ा सा लंबे समय तक ये शासन करते हैं आपके नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये क्या करते हैं कि जो गठन किया गया था इल्तुतमिश द्वारा कॉर्प्स ऑफ 40 चालीसा दल, तो कोर्स ऑफ 40 का एक मेंबर होता है, यानी चालीसा दल का जो मेंबर होता है एक, जिसका नाम होता है बलबन। ठीक है, ये क्या करता है कि बलबन को नायाब एक जो है नायाब एक पद होता था उस टाइम दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, नायाब नियुक्त करता है। एक्चुअली नायाब जो है ये जुडिकल पोस्ट है। इसको जो है जो स्थानीय जो लोकल बॉडीज होते हैं उनका जो है सिविल और क्रिमिनल शूट को हैंडल करने का अधिकार होता है, यानी ये न्याय करते हैं। और इसी के साथ ही इनको एक टाइटल दे दिया जाता है नसीरुद्दीन महमूद की तरफ से, जिसका नाम होता है उलूग खां। हिंदी में भी लिख देता हूं उलूग खां। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को उलूग खां की उपाधि दी गई थी, तो तब आपको आंसर देना है बलबन। किसने दी थी, तब आपको आंसर क्या देना है, नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, तो ये जो है 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये नायब का इनको पद दिया था और इन्हें उलूग खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही चलता है 1265 में, ठीक है, डेथ हो जाती है इसकी, नसीरुद्दीन महमूद की। नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके नसीरुद्दीन महमूद तक का कार्यकाल। नेक्स्ट हम जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि इसके बाद कौन शासक बनते हैं और कैसे दिल्ली सल्तनत आगे रन करती है। ये अभी हम जो है दिल्ली सल्तनत का ममलूक डायनेस्टी जिसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।